नमस्कार जी, राम राम। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं आज महाराष्ट्र से भाई तरुण दास जी। तरुण दास जी का परिचय यह है कि ये बेसिकली एक बंगाली हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र में हुए हैं। लेकिन इनका परिवार, इनके दादके नानके सब बंगाली हैं। तरुण भाई, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। थैंक यू। तरुण भाई, एक फिल्म आई है धुरंधर, 1,000 करोड़ करीब कर चुकी है। और उसने जितना यस। लेफ्ट लिबरांडू वामपंथी गैंग था ना, उसके पिछवाड़ों से धुआं धुआं कर दिया है। वो आपने सुना है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन, इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो सर, वो जो सड़ गया बॉलीवुड था ना, जिसको भांडवुड भी कह सकते हैं, जिसको RAND वुड भी कह सकते हैं सर, उनका पूरा पिछवाड़ा काला हो गया है सर, धुआं फेंक फेंक के। सर, आपने कभी DPF क्लीनिंग देखी है? जो आजकल वो डीजल फिल्टर्स आ रहे हैं, जो BS6 गाड़ियों में होते हैं, वो किसी किसी नहीं गाड़ी नहीं। का सर चोक हो जाता है। तो सर, उसको ना डीजल डाल के, पानी डाल के, एयर प्रेशर मार के धुलते हैं सर, एकदम काला हो जाता है, वो एकदम ब्लैक हो जाता है। फिर से जो धो देते हैं सर, एकदम फिर एकदम चांदी जैसा, स्टील जैसा चमकने लगता है। सर, आज पूरा 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 बॉलीवुड का पिछवाड़ा सर एकदम DPF फिल्टर की तरह एकदम सर काला हो गया है। लेकिन धुरंधर की सक्सेस के बाद सर इतना धुआं फेंक रहे हैं सर। एक आग गाड़ी होती है ना, वो मोबिल उठाने लग जाती है। एक आग गाड़ी का इंजन मोबिल उठाने लग जाता है। जैसे चलेगा तो 100 ग्राम मोबिल खा जाएगा। तो सर, जब मोबिल खाएगा तो एग्जॉस्ट पाइप से मोबिल जब बाहर जाएगा तो सर मोबिल के ना छींटे आते हैं और काले रंग का धुआं आता है। आज पूरे का पूरा बॉलीवुड और मुंबई, जया बच्चन लगाए अनुपमा चोपड़ा तक, विधु विनोद चोपड़ा तक, सर ये सारे पीछे से धुएं के साथ मोबिल फेंक रहे हैं। सर, ऐसा क्या कर दिया धुरंधर ने, हमें समझ नहीं आ रहा। मैंने देखी, मुझे तो बड़ी अच्छी मूवी लगी, बड़ी विशुद्ध हिंदू नहीं, विशुद्ध भारतवंशी मूवी लगी। मतलब एकदम भारत की बात कर रही है, किसी पार्टी की तो बात भी नहीं कर रही। लेकिन सर, ये लेफ्ट लिबरल JNU और भांडवुड एकदम सर पीछे से धुआं काहे फेंक रहा है? व्हाट्स द पॉइंट सर? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि जो धुरंधर फिल्म है इसकी बेसिक प्रमाइस क्या है। धुरंधर फिल्म जो है वो कराची शहर के लियारी गैंग वॉर पे बेस्ड है। जो वैसे तो बहुत साल पहले ही शुरू हो गई थी, पर ये जो पहली फिल्म है पार्ट 1 धुरंधर की, इस जो अभी रिलीज हुई, ये करीब 2004 से 2009 के टाइम पीरियड की लियारी गैंग वॉर को कवर करती है। अब इस मूवी में शुरुआत जो होती है वो IC-814 के हाईजैक से होती है, जिसमें अजय सान्याल नाम के IB के हेड, जो और कोई नहीं अजीत डोभाल पे बेस्ड है, जिसको हमारे एक्टर R माधवन जी ने प्ले किया है, वो आते हैं। और सबसे पहले वो सीन देखते हैं जिसमें और एक पैसेंजर होता है, रूबिन कटियाल कुछ नाम है, उनकी बेरहमी से हत्या करते हुए दिखाते हैं, गला काटते हुए, टेररिस्ट। और बाद में वो इवेंचुअली एंटर करते हैं और नेगोशिएशन करके असली में जो आतंकी है उन सबको छुड़ाने के डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो रियल लाइफ में भी हुआ था। उसके बाद वो पैसेंजर से मिलते हैं जो अंदर फंसे थे और एश्योर करते हैं वो सब के सब घर जाएंगे। और फिर एंड में वो जोर से चिल्लाने को बोलते हैं, भारत माता की जय। पर सबसे दुख की बात पता है क्या है? कोई भारत माता की जय नहीं बोलता, क्योंकि पीछे आतंकी बंदूक थामे रखती है और जोक मारती है, हिंदू बड़ी डरपोक कौम है, वो ये बोलते हैं। यही से मूवी शुरू होता है। आपका माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रही। मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा, चलती वीडियो में मेरा माइक एक्चुअली ऑफ हो गया, मैं सॉरी। मैं तरुण इट्स ऑल भाई, राइट। आपको एक बात बताऊं, बाबा रामदास जी एक बात कहते होते हैं कि तुम्हारा और मेरा हिसाब पता कब होगा? जब तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल नहीं होगी और मेरे ऊपर परिवार का बोझ नहीं होगा। जब एक बार हमारे पीछे ये खालिस्तानी पड़े थे ना, तो वो एक बात कहते थे बाबा जी को कि तुम्हारे परिवार का हिसाब किताब कर देंगे, तुम्हारा हिसाब कर देंगे। तो बाबा जी ने बात तब कही थी उनसे कि तुम्हारा मेरा हिसाब उस दिन होगा जब हम इवन टेबल पे बैठे होंगे, कि जब तुम्हारे ऊपर भी कोई बोझ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, उस दिन तुम्हारा पिस्तौल मैं तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा। सर, एक्चुअली उस आतंकवादी के हाथ में पिस्तौल थी। और सर, आम भारतीय, वो कभी कभी वो पाकिस्तान की जो वो बात है वो एकदम सही है।
हम चाहते हैं कि पड़ोसी का बेटा फौजी बने और वो देश के लिए शहीद हो जाए। हम अपना खुद का बेटा कभी फौज में नहीं भेजना चाहते। जी तरुण भाई। इसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके बाद आता है 2001 का पार्लियामेंट अटैक, जिसमें एक महिला पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जो कि रियल लाइफ में कमलेश कुमारी से इंस्पायर थी। वो मिठाई बांट रही होती है क्योंकि उनके पति की तभी नौकरी लगी होती है। तभी तुरंत आतंकी आते हैं, अपने एम्बेसडर गाड़ी से पार्लियामेंट में घुसते हैं, जो रियल लाइफ में भी हुआ था। एंड जैसे ही वो गाड़ी से निकलते हैं, सबसे पहले AK-47 लेके उसी महिला ऑफिसर को मार देते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी हुआ था। तो उसी से ही मूवी की टोन सेट हो जाती है कि ये फिल्म टेररिस्ट के भी एंगल को दिखाएगा, और ये दिखाएगा कि कैसे जो लियारी गैंग वॉर है, ये इंडिया की जो इंसर्जेंसी है, इंडिया की जो टेररिज्म है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कोवर्ट वॉर है, उससे भी कनेक्टेड है। तो इन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स को सेटअप किया और उनके जो इवेंट्स है उसको रियल में दिखाया। बस बीच में एक एजेंट को दिखाया जिसका नाम है हमजा अली मजारी, जिसका रोल हमारे रणवीर सिंह ने किया है, बॉलीवुड के फेमस एक्टर है। एंड उसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स है इसमें, वो है रहमान दकेत, जिसका रोल अक्षय खन्ना ने किया है। उनके दोस्त है, साथी है उजैर बलोच। उसके अलावा एक पुलिस अफसर भी है जो इनका एनकाउंटर करवाता है, उसका नाम है चौधरी असलम, जो कि संजय दत्त पे भी, जिसका रोल संजय दत्त ने किया है। एंड उसके अलावा राकेश बेदी भी इस फिल्म में, जो एक फिल्म का एक कैरेक्टर का रोल करते हैं, जमाल जमाली, जो रियल लाइफ में किसी पे बेस्ड नहीं, किसी और कैरेक्टर पे बेस्ड है, उसमें बाद में आऊंगा। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एक है मेजर इकबाल, जिसका रोल अर्जुन रामपाल ने किया है, जो सीक्वल में जो धुरंधर पार्ट 2 है उसमें मेन विलन होगा। तो इस मूवी में लियारी मेन जो एरिया है वो लियारी है। अब लियारी जो है ये कराची का यूनिक नेबरहुड है, बिकॉज ये बलोच मेजोरिटी है। एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पठान, सिंधी और मुहाजिर रहते हैं। अब इस मूवी में दिखाया गया है कि लियारी में दो गैंग्स की भी वॉर चल रही है। एक बलोचों का गैंग जिसके लीडर है रहमान दगैत, और दूसरा है पठानों का गैंग जिसके लीडर है बाबू दगैत और अरशद पप्पू। एंड रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा अली मजारी, मजारी सरनेम बलोच है, और ये कैरेक्टर भी बलोच है, पर बलोच है नहीं, ये एजेंट है। तो वो आते ही सबसे पहले जिस रात में आ जाते हैं लियारी टाउन में, उसी टाइम पे उसको ऑलमोस्ट गैंगरेप हो चुका होता है। आपने सही सुना, आदमी का ऑलमोस्ट गैंगरेप होने वाला था। मैं ना वो फैक्ट्स ही चेक कर रहा था, तब तक आपने मुझे एक चौंका दिया। मतलब बच्चाबाजी पाकिस्तान के खून में बसी है। पता है सर, यस, पाकिस्तानी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है सर? वो अपने बच्चों की गांव मारते हैं। यस, ये सच है, सर उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या है? वो खुद के बच्चों की गांव मार रहे हैं। सच है। सर जैसे ये 2023 में ऑफिशियल पाकिस्तानी रिपोर्ट, पंजाबी, तरुण भाई, पाकिस्तानी पंजाबी जितनी बदजात कौम मैंने इस दुनिया में नहीं देखी। यस, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ रखी है उनकी। अगर बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उस पॉइंट को भी कवर करूंगा, बट अभी तो मूवी की बात करते हैं। तो ये मूवी जो है, ये इस पूरे कहानी को कवर करती है 2004 से। इसमें जो हमारे कैरेक्टर है रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी लियारी रवाता है, और 4-5 साल स्पेंड करता है और अपने आप को प्रॉपरली रहमान दकीत के गैंग में सेटअप करा देता है। अब इस फिल्म में उन्होंने रहमान ये दिखाया है कि रहमान दकीत की जो गैंग है, उनका कैसे इस फिल्म के अकॉर्डिंग जो जावेद खनानी और उनके भाई है, जो खनानी ब्रदर्स है, जो हमारे भारत के 500,000 रुपए की फेक नोट बनाने का रैकेट चलाते थे, एंड पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग किंग थे वो। फिर उसके अलावा जो 26/11 टेररिस्ट अटैक है, वो कैसे लिंक है, इन सबको इंटरकनेक्ट करता है। अब इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह कि ये 3.5 घंटा होके भी आपको फुल एंटरटेन करेगा। फुल एंटरटेन मतलब आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। अभी रिसेंटली बंगाल फाइल्स भी आई थी, जो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप गई। अब ये जो फिल्म है धुरंधर, या बंगाल फाइल्स से 10 मिनट लंबी है, उसके बावजूद भी मुझे बंगाल फाइल्स हद से ज्यादा लंबी लगी और कॉम्प्लेक्स लगी। जबकि धुरंधर, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन थे, फिर भी वो इतनी स्मूथ चली, आपको लगेगा नहीं कि आप फंस रहे हो कहीं पे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको सब समझ आएगा। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और इसमें मैं इसके राइटर डायरेक्टर आदित्य थर की जितनी तारीफ करूं कम है। He has created the best film that Bollywood has produced about spy, about action thrillers till now. वॉइस कट है, वॉइस कट है।
ठीक है तरुण भाई, अगले पार्ट पे आते हैं। आपने बताया कि किन के ऊपर बेस्ड है, क्या कैरेक्टर्स थे, क्या स्टोरी लाइन है, और कैसे इतनी बड़ी सुपर हिट हुई बंगाल फाइल क्यों फेल हो गई। अब मैं आपको आता हूं दूसरे पार्ट पे इस वीडियो के, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर दर्शक जरा ध्यान दें हमारे। मुझे बस आप एक चीज बताइए तरुण भाई, सेकंड पार्ट में हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और अभी तो आपने बस स्टोरी लाइन क्लियर की है ना। ये आपने मेरे पहले सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया, उस सवाल को फिर पूछ रहा हूं। ये पूरा वामपंथी गैंग पीछे से धुआं क्यों छोड़ रहा है, वो भी काला मोबिल वाला? वो इसलिए है क्योंकि ये जो फिल्म है ये ए रेटेड फिल्म है, ठीक है, फुल एडल्ट, ये बच्चों के लिए नहीं है। ये फिल्म बहुत वायलेंट है और ये वायलेंस दिखाने से कतराती नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, इस फिल्म में एक भारतीय जासूस को दिखाया जाता है जो अनफॉर्चुनेटली पकड़ा जाता है और उसको भयंकर टॉर्चर करते हैं। उसके चेहरे पे और पैर हाथ में मच्छियों का हुक लगा के खून खून से बड़ा मतलब बुरी तरह से रौंद देते हैं, ठीक है। पूरा फेस में हुक से कवर्ड है और चमड़ी के अंदर ढाल के कवर किया है, पूरा पूरा भयंकर टॉर्चर हो रहा है। उसके बीच रणवीर सिंह का कैरेक्टर आता है, देखता है, उसके साथ साथ उसको लेके आता है मेजर इकबाल का कैरेक्टर, जिसको अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। अब इसमें समझना बहुत जरूरी है कि ये कुछ कैरेक्टर्स है कौन। एक एक है जमाल जमाली। ये रियल लाइफ में कोई आदमी का नाम नहीं है, बट ये रियल लाइफ में पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन नबील गबूल पे बेस्ड है, जो सिंधी या बलोची था, क्योंकि गबूल बलोची सरनेम होता है। बट इस मूवी में जो जमाल जमाली है वो पंजाबी है। दूसरा है ये सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर इकबाल। ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली में इलियास कश्मीरी पे बेस्ड है। मेजर इकबाल नाम का कोई कैरेक्टर रियल लाइफ में नहीं है, पर इसके लुक्स इलियास कश्मीरी से मिलते हैं। एंड इलियास कश्मीरी पूरे पाकिस्तान के सबसे खूंखार आतंकियों में से एक था। जस्ट टू टेल यू ये कितना खतरनाक था, इसने सन 2000 में हमारे भारतीय सेना के मराठा लाइट इन्फेंट्री के टुकड़ी पे हमला किया था। एंड इनको मारने के बाद एक जवान थे, हवलदार या कोई और सीनियर ऑफिसर थे, भाऊ साहेब तालीकर, इनका सर काट के इलियास कश्मीर ने परेड कराया था पीओके में। मजाक नहीं कर रहा, ये है, आप उसको फोटो चेक करिए, आपको बाकायदा हमारे जवान के कटा हुआ सर के साथ इलियास कश्मीरी का फोटो मिलेगा। ये इस टाइप का खुकार कैरेक्टर है। अब इस फिल्म में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है, पर दिखाते ही है कि जैसे ये टॉर्चर सीन में आता है, पहले तो उस एजेंट को शांत कराता है, एश्योर कराता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्यार से इंटरोगेशन करता है, फिर तड़पाने लगता है, और एंड में ये पूरा जितने भी चेहरे पे हुक लगे होते हैं ना, सबको बहुत बेरहमी से उखाड़ फेंकता है, उसके साथ चमड़िया तक उधेड़ जाती है, और उसके बाद चेन लेके मारने पीटने लगता है। इस टाइप की वायलेंस दिखाई गई है, और वो भी हमारी भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर। अब जब ये जब सीन दिखाएंगे तो पाकिस्तान का नेचर एक्सपोज होगा, आईएसआई का नेचर एक्सपोज होगा। तो जो बॉलीवुड फिल्म जो स्पाई मूवीज के नाम पे एक टेम्पलेट पे चलती थी, जिसमें एक रॉ एजेंट दिखाया जाता था जिसको एक मिशन पे भेजा जाता है, उसमें उसको आईएसआई की एक लड़की से प्यार हो जाता है, फिर पता चलता है विलन तो कोई और है, आईएसआई रॉ मिलके एंड में मेन विलन के खिलाफ लड़ती है और हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और भारत पाकिस्तान को तो अच्छे दोस्त दिखाते हैं। ये पूरा फॉर्मूला मिट गया। उनका पूरा नाम था भाऊ साहेब मारुति तालेकर। यस, मानना पड़ेगा बहुत गंदे लोग हैं। जितना सोच सकते हो उससे गंदे। अब उसके अलावा ये फिल्म जो है, इसके ऊपर जब रिव्यू किया गया था, तो इसकी यूनिक बात ये थी कि अनलाइक एनिमल मूवी को जिन्होंने देखा, उन्हें बहुत लोगों ने नापसंद भी किया, कुछ लोगों ने पसंद भी किया। बट धुरंधर मूवी जो है इज नॉट जस्ट मूवी जो बेसिकली पाकिस्तान के असली नेचर को एक्सपोज करता है, पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ये साथ साथ बहुत अच्छी फिल्म भी है, वेल मेड फिल्म है। तो जिन्होंने भी मूवी को देखा सबको ये पसंद आ गया, सिवाय वो एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड बॉलीवुड क्रिटिक्स के, जिनकी पता नहीं कि पिछवाड़ा जल रहा है। जैसे कि दो सबसे मेन है, अनुपमा चोपड़ा और सुचारता त्यागी। इन दोनों ने जब मूवी रिव्यू किया तो उन्होंने तर्क दिए कि ये फिल्म बहुत हाइपर मैस्कुलिन है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखा दी है, टू मच वायलेंस है। नहीं तो क्या दिखाएंगे जब ये गैंग वॉर पे बेस्ड है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर रहमान दकीर
ये इतना खूंखार था कि इसने 13 साल की उम्र में अपनी माँ को मार दिया था, तो इसको वायलेंस करते हुए नहीं दिखाएंगे तो और क्या दिखाएंगे? तो ये तो फैक्टर उधर ही मिट जाता है, क्योंकि इनके पास मूवी को टारगेट करने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी है, इसका फ्लो, यहाँ तक कि इस मूवी में मल्टीपल सॉन्ग्स होते हैं, उसके बावजूद भी इसकी फ्लो नहीं बिगड़ती। ये आपको इतना एंटरटेन करेगा एंड तक कि आप रियलाइज नहीं करोगे कि ये कितने अच्छे से फिल्म बन के इन्होंने जो एग्जिस्टिंग लेफ्ट विंग जो प्रोपागेंडा थी उसको खत्म कर दिया एंड राइट विंग को बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम करा दिया। ये इसका फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, जो कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी फिल्म नहीं करता, क्योंकि कश्मीर फाइल्स केरला स्टोरी पैरेलल सिनेमा थी, उसका मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। बट ये फिल्म जो है ये पूरे बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ रुपए कमा दिया विदाउट एनी सुपरस्टार खान्स, सिर्फ रणवीर सिंह, संजय दत्त, अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग और अच्छी स्क्रीन प्ले एंड फिल्म मेकिंग के कारण। तो बॉलीवुड तो डिस्टर्ब होगा ही। अब जैसे ही इन जो क्रिटिक्स थे, अनुपमा चोपड़ा, सुचारिता त्यागी, उसके बाद ये ध्रुव राठी आ गया, अभी कुछ दिनों पहले इसने वीडियो बनाया था धुरंधर को एक्सपोज करते हुए, ऐसी प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई कि जो यूट्यूब रिव्यूअर्स थे, जैसे मोहित हो गया कॉमिक वर्स का, फिर प्रतीक बोड़ाडे हो गए, फिर उसके अलावा और एक दो और रिव्यूअर्स हुए, इन्होंने वीडियो बना के इसके पूरी फेक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, कॉमिक वर्स से जिसके ओनर है मोहित, उन्होंने बाकायदा 1 घंटे का वीडियो बना के ध्रुव राठी के पूरे वीडियो का डिकंस्ट्रक्शन करा दिया और 4 सीन में प्रूफ करके दिखाया कि इस ध्रुव राठी ने मूवी देखी नहीं थी, उसके बिना ही प्रोपेगेंडा वीडियो बना के एक्सपोज करने का दावा कर दिया। अब इसके कारण जो भी रिव्यूअर्स थे, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे सुचारिता त्यागी हो, अनुपमा चोपड़ा, इनको अपने वीडियो या तो डिलीट करने पड़े या तो कमेंट सेक्शन डिसेबल करना पड़ा। इनको बहुत गाली खानी पड़ी और इस बार जेन्युइन खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने इसको बहुत पसंद किया एंड ये चीज ये फिल्म सो कॉल्ड रिव्यूअर्स नहीं समझ पा रहे। अब जैसे ही अनुपमा चोपड़ा, सुचारिता त्यागी को क्रिटिसिज्म करना पड़ा, फेस करना पड़ा, तब अचानक से एक गिल्ड आ गई, क्रिटिक्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसने ऑफिशियली स्टेटमेंट निकाली और इस जो मूवी क्रिटिक्स को जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है ऑडियंस के द्वारा, चाहे वो न्यूज चैनल्स के हो या फिर यूट्यूब चैनल्स के हो, उनके ऊपर सिंपैथी बरसाई। अब सबसे यूनिक बात पता है क्या है? ये जो क्रिटिक्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, इसके प्रेसिडेंट है अनुपमा चोपड़ा और वाइस प्रेसिडेंट है सुचारिता त्यागी। वो तो सर मैं बताऊं, इसको कहा जाता है अपने घर में कबड्डी का वर्ल्ड कप करा के खुद ही चैंपियन हो जाओ। इन्होंने अपने ही एक बना लिया है, उसी में मतलब खुद ही को सब कुछ रख लिया और अब बकवास करते हैं। तो वो मैं इन बातों में बहुत इनके, मैं देखो सर मैं तो पहले से कहता हूँ सर, बॉलीवुड के 2 और नाम है जो मैं जानता हूँ, एक भांडवुड, एक डैशवुड। वो आर से शुरू होके वो भी डी पे खत्म होता, RAND वुड, भांडवुड, राइमिंग, रा वुड। तो सर इनका सर क्या है इनका, मैं प्रेक्षाओं की बात में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे अनुपमा चोपड़ा ने अगले दिन में ट्वीट हटा लिया था क्योंकि उसको याद है Yes. करे यार ये फिल्म तो जियो ने बनाई है, रिलायंस ने, औकात याद Yes. पति का कैरियर न खत्म हो जाए कहीं। यस, एंड उसके साथ साथ ऋतिक रोशन जो वॉर मूवी में थे, जो यशराज फिल्म की थी, इसके ऊपर आऊंगा। इन्होंने क्या किया, जब मूवी रिलीज हुई, अच्छे रिव्यूज मिले, तो इन्होंने भी एक इंस्टा स्टोरी डाली और उस फिल्म को अप्रिशिएट किया। बट एंड में उन्होंने लिखा, ऑल्दो आई डू नॉट अग्री विद द ऑल्दो आई डिसएग्री विद द कंटेंट शोन इन द फिल्म, पॉलिटिकल नेचर ऑफ द फिल्म, ऐसा कुछ किया था। तो इसकी वजह से उन्हें बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा कि ये नीचे ये स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत थी। बैकलैश फेस करने के बाद इन्होंने अपना वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दिया और फिर जेनेरिक अप्रिशिएशन स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। मतलब ऋतिक रोशन भी गए। और क्यों गए इसका कारण है, एक उनकी गर्लफ्रेंड है सबा आजाद, जो हार्डकोर सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट एंड JNU लेफ्टिस्ट एलिट थे। ये CA NRC के प्रोटेस्ट में भी थी, CA NRC के खिलाफ। तो अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। एंड दूसरा, ये यशराज फिल्म्स, इस पूरे धुरंधर की सक्सेस में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी भी प्रोडक्शन हाउस का हुआ है तो वो यशराज फिल्म्स का हुआ है। क्योंकि यशराज फिल्म्स की जो आई शुड से मेन जो फ्रेंचाइजी थी वो थी स्पाई यूनिवर्स।
जो मैंने बोला था जिसकी फॉर्मूला थी, दो आईएसआई मिलके किसी बड़े विलन को मारते हैं। इसमें एकता टाइगर और उसके सीक्वल्स थे, और उसके अलावा थी पठान जो शाहरुख खान की थी, और थी वॉर एंड वॉर 2 जो ऋतिक रोशन की थी। अब लास्ट जो 2 मूवी रहे, टाइगर 3 और वॉर 2, ये फ्लॉप गए, एंड वॉर 2 को बहुत घटिया रिव्यू मिला क्रिटिक्स के द्वारा। तो इसकी वजह से ये पूरा फ्रेंचाइजी डीरेल हो चुका है। और फिर अचानक से ये फिल्म आ गई धुरंधर। धुरंधर ने पूरी तरह से मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि अब बॉलीवुड जो एग्जिस्टिंग ट्रोप दिखाती थी वो नहीं दिखा सकती, और ये जो बॉलीवुड का जो बेसिक फॉर्मूला होता था स्पाई यूनिवर्स पे, वो भी काम नहीं आएगा। और इस फिल्म ने एक्शन एंड स्पाई जो थ्रिलर्स है इनका बेंचमार्क इतना हाई कर दिया है कि आने वाले 10-15 साल तक तो एटलीस्ट कोई भी स्पाई मूवी होगी उसको सबसे पहले कंपेयर ये करना पड़ेगा कि ये धुरंधर जितनी अच्छी है कि नहीं। एंड इसका जो इतना सक्सेस है, इसके कारण मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो फिल्म है धुरंधर, ये पूरे बॉलीवुड की आफ्टर शोले सबसे रेवोल्यूशनरी फिल्म होगी। क्योंकि आप याद रखिए कि जो बाहुबली थे, केजीएफ थे, ये जो फिल्म्स थे ये साउथ इंडियन सिनेमा से थे, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से कोई भी ऐसी यूनिक फिल्म नहीं आ रही थी जो फ्रेंचाइजी बना पाए। अब आया है धुरंधर। अब धुरंधर जो है ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट थी, और सोचिए सेकंड पार्ट कितनी हिट जाएगी। और इस सेकंड पार्ट में ऐसी चीज होगी जिसके कारण बॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा जले। एंड ये उनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो मैं इस फिल्म में समझ नहीं पाई क्यों नहीं दिखाया गया। एक, ये जो मूवी है इसमें 2 चीज मुझे अजीब लगे, क्योंकि ये जो 2 चीजें थी कवर नहीं किए गए, जबकि ये लियारी के लिए इंपॉर्टेंट थी, लियारी गैंग वॉर्स में। एक वो थी रहमान डकैत की गैंग की लड़ाई अगेंस्ट एमक्यूएम। एमक्यूएम जो है वो मुहाजिर कौमी मुताहिद मूवमेंट है। इस पार्टी का फुल नाम है मुहाजिर कौमी मूवमेंट। अब ये जो पार्टी थी ये मुहाजिरों की पार्टी थी। अब लियारी जो टाउन था इनिशियली डेमोग्राफिकली इसमें बलोच, उसके अलावा गुजराती, पारसी, फिर मारवाड़ी, ऐसे मल्टीपल कम्युनिटीज थे। इनमें बहुत सारे हिंदू भी थे। जब पार्टीशन हुआ तो ये छोड़ के चले गए, उनके बजाय आ गए बाद में जाके मुहाजिर। तो पठान मुहाजिर मेजोरिटी हो गई। फिर जब अफगान वॉर हुआ तो स्लोली बहुत सारे पठान भी लियारी टाउन में सेटल हो गए, जिसकी वजह से इसमें डेमोग्राफिक में मुहाजिर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गई अगेंस्ट पठान, अगेंस्ट बलोच। तो इसमें पठान बलोच का तो एंगल दिखा है, पर मुहाजिर का एंगल नहीं दिखा है, पता नहीं क्यों। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुहाजिर जो है वो रेस्ट ऑफ कराची में मेजोरिटी है, पर लियारी टाउन में वो माइनॉरिटी है। अब रहमान इस मूवी में दिखाया गया कि एक आकिब अली जरदारी जो पीएपी जो है, जो बाकायदा पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी पीपीपी का ही बेस्ड है, वो पब्लिकली रहमान डकैत को अपना भाई कहते हैं, जो कि रियल लाइफ में आसिफ जरदारी पे बेस्ड है, जो अभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। आसिफ जरदारी जो है वो भी लियारी से ही लड़ता था। जुल्फिकार अली भुट्टो पता नहीं वो लियारी से लड़ चुका है कि नहीं, पर वो प्राइमरली लड़काना से लड़ता था। तो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के लिए लियारी बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है। एंड पीपीपी करेंटली गवर्नमेंट में भी है, मेन गवर्नमेंट में। इसका हेड कौन है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी। और इससे आसिफ जरदारी जो है ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी है। तो लियारी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एरिया है पीपीपी के लिए और सिंधी बलोचों के लिए। तो ये जो मुहाजिर एंगल है ये इस फिल्म में दिखाई नहीं गई, जो पता नहीं क्यों। दूसरा, ये वो कारण है जिससे बॉलीवुड बहुत जली हुई है, क्योंकि एक बार अगर ये दिखा दिया ना तो बॉलीवुड कंट्रोल नहीं कर पाएगी अपनी जलन को। वो ये है कि रहमान डकैत की जो गैंग की लड़ाई थी वो दाऊद इब्राहिम की गैंग के साथ भी थी। रहमान डकैत ने सन 2009 में दाऊद इब्राहिम के भाई को, नूरुल हक को, बेरहमी से टॉर्चर करके मार डाला और दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर फेंक दिया। आप चेक करके देखो इंटरनेट पे, ये मिलेगा। पर इस फिल्म में ये दिखाया नहीं गया। बट इस फिल्म में जो क्रेडिट सीक्वेंस है इसमें बहुत लोगों ने नोटिस किया कि इस फिल्म में कैरेक्टर था बड़े साहब। जो बड़े साहब जो एसपी चौधरी असलम को बाकायदा सस्पेंशन से वापस एसपी बनाते हैं और लियारी में भेजते हैं। तो इस बड़े साहब का मल्टीपल टाइम्स मेंशन है, पर किसी को पता नहीं ये कैरेक्टर है कौन। बट बॉलीवुड फैंस ने ये नोटिस किया कि फिल्म जो है धुरंधर, इसके एंड क्रेडिट्स में दाऊद इब्राहिम का नाम मेंशन है क्रेडिट्स में, जबकि दाऊद इब्राहिम फिल्म में नहीं।
तो हो सकता है कि ये बड़े साहब दाऊद इब्राहिम हो। और अगर ये दाऊद इब्राहिम है, तो आप सोचिए इस फिल्म ने कितने अलग-अलग टॉपिक्स को कवर कर दिए। लियारी गैंग वॉर के 26/11 आतंकी हमले को भी, ये बाकी जो पहले के आतंकी हमले वो भी, इंटर इंटेलिजेंस के वॉर को भी, साथ-साथ दाऊद इब्राहिम के भी एंगल को, और ये खालिस्तानी एंगल को भी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एंड में ये रिवील होता है कि जो अपना रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली पंजाबी है। इसका नाम है जसकीरत सिंह रंगी। और इसका कोई फ्लैशबैक दिखाते हैं एंड में, जिसमें क्लियर हो जाता है कि इसका पंजाब में कोई हिस्ट्री था। और इस मूवी में मेंशन होता है कि आईएसआई वाले बाकायदा फिर से ये जो खालिस्तानी मॉड्यूल है उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें खालिस्तानी एंगल भी आ गया। तो इस फिल्म ने 2 पार्ट के अंदर इतने टॉपिक्स को कवर कर दिया, जिसमें से अभी जो मैंने मेंशन किया था दाऊद इब्राहिम एंगल और खालिस्तानी एंगल, ये सीक्वल में आएगा, गारंटी आएगा। अब जब ये दिखाया जाएगा तो आप सोचिए बॉलीवुड की कितनी जलेगी। और इसी में सबसे एक्सप्लोसिव कंस्पिरेसी थियरी है जो पूरे बॉलीवुड को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देगी। वो ये है कि इस फिल्म में जो हमारा कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, एंड में रिवील होता है कि इसका नाम है जसकीरत सिंह रंगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदित्य धार जी की जो पहली जो फिल्म थी, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने ऑलरेडी लिब्रांडियो को कितना जलाया था, उस फिल्म में एक महिला आर्मी अफसर थी, उनका भी नाम, उनके पति का नाम था जसकीरत सिंह रंगी। मतलब ये पॉसिबल है कि ये और कोई नहीं, वही जसकीरत सिंह रंगी है जो उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में मेंशन था। अगर ये सच हुआ तो मतलब उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को धुरंधर मूवीज कनेक्टेड है। तो आदित्य धर ने अपने आप में एक और पैरेलल फ्रेंचाइजी क्रिएट कर दिया, जिसके कारण जो यश राज फिल्म की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पाई यूनिवर्स है वो तो खत्म। और जो बॉलीवुड है, अब वो 10-15 साल तो यही स्पेंड करेगी कि वो धुरंधर जैसी फिल्म बनाए और इसमें अपना टाइम वेस्ट करती रहेगी। ये सही कहा आपने कि अगले 15 साल तक वो धुरंधर ऐसी फिल्म बनाने में वेस्ट कर देंगे, तब तक आदित्य धर और सनातन कुछ नया ले आएगा। तो तरुण भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से एक बात तो मुझे क्लियर हुई कि आखिर भांडवुड पीछे से धुआं क्यों छोड़ रहा है। और अनुपमा चोपड़ा हो, विधु विनोद चोपड़ा हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी खान हो, अब इनका समय जा चुका है। अब तो जो राष्ट्रवाद और सनातन की बात करेगा उसी का परचम लहराएगा, भगवा ही देश में अब लहराएगा सर। अब सिर्फ भगवा ही नहीं, इवन एज अ सिनेमा सेंस, इसके ऊपर मुझे याद है सत्यजीत राय जी ने, एक जो हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स में से, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी थी एक इंटरव्यू में, कहा था कि India's mainstream audience, that is the commercial audience, is a fairly backward audience. और ये चीज उनकी एकदम सही थी, बिकॉज कई सालों तक हमारे जो ऑडियंस है, खास करके बॉलीवुड मेनस्ट्रीम ऑडियंस है, वो मतलब इतने घटिया चीजी और कॉपी पेस्टेड फिल्म को देखते रहे और ये सब चीजों को सेलिब्रेट भी करते रहे। पर अब जब धुरंधर जैसी ओरिजिनल और इंटरेस्टिंग और वेल मेड फिल्म्स आएंगे, अब चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, अब बॉलीवुड ऑडियंस का टेस्ट बदल जाएगा। इसके बाद अब वो बॉलीवुड से, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से एक्सपेक्ट करेगी कि वो और अच्छे फिल्म बनाए। ये सिर्फ राष्ट्रवाद या राइट विंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है धुरंधर, धुरंधर हमारे सिनेमा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बॉलीवुड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप फॉर्मूले को बदले और अच्छे से फिल्म बनाना स्टार्ट करे। अब इसमें किसी को भी इंस्पिरेशन दे सकते हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया, और पाकिस्तानियों को तो इसमें जलेगी, क्योंकि उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा है कि बॉलीवुड वालों ने उनसे पहले लियारी के ऊपर फिल्म बना दी। और उसमें और मजे की बात बताता हूं, ये जो कैरेक्टर है चौधरी असलम, इसका रोल संजय दत्त ने किया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक इंटरव्यू में चौधरी असलम की पत्नी ने खुद एडमिट किया था कि उनके पति जो है चौधरी असलम साहब, वो रियल लाइफ में संजय दत्त से इंस्पायर्ड थे, वो अपने आप को संजय दत्त जैसा दिखाना चाहते थे, और आज देखिए संजय दत्त ने ही उनका रोल निभाया। सो बेसिकली लाइफ हैज कम फुल सर्कल, एंड अब संजय दत्त ही असलम चौधरी और असलम चौधरी ही संजय दत्त है। इतने अच्छे से उन्होंने कास्टिंग सेलेक्ट की है और हर चीज को इतने अच्छे से फिट किया है ताकि एक भी कैरेक्टर ऐसा ना लगे साइड में, हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें जो लव स्टोरी एंगल है, इसमें एक लव स्टोरी एंगल है जिसमें रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक लड़की से प्यार कर देता है, वो जो है ना जमाल जमाली जिसकी बात की थी,
उसकी बेटी से। अब ये फिल्म की स्टोरी को डिस्टर्ब नहीं करती, ये फिल्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमजा का जो कैरेक्टर है वो हीरोइन को यूज करता है अपने फायदे के लिए। बेसिकली कहे तो इसमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने हीरोइन को हनी ट्रैप किया हुआ है, जो कि स्पाई का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ये मूवी में बहुत अच्छे से ये अप्रिशिएट करने की बात है कि इसमें फालतू के एक्शन सीन्स नहीं डाले गए। इसमें जो भी चीज हमारे रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने किया, सोच समझ के किया, ताकि उसका कवर ब्लो ना हो, पर एट द सेम टाइम वो आईएसआई और गैंग वॉर्स के एंगल में और अंदर तक पहुंच जाए। इसमें हर एक्शन जो उसने किया है वो सोच समझ के किया है, जो कि एक जासूस करता है। तो तरुण भाई, आपने तो हनी ट्रैपिंग तक की खबरें बता दी कि भैया अंत में हनी ट्रैप कौन किसको कर रहा था, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अन्य किसी विषय पर बहुत जल्दी मिलेंगे। अगली वीडियो तरुण भाई के साथ बनाऊंगा मैं बंगाल और बांग्लादेश पे और ममता दीदी यस पे। यस, तरुण भाई ममता दी बहुत तो बाद धन्यवाद में आएगी। आपका। जी जी जी, जरूर जरूर बहुत जरूर बहुत जरूर। धन्यवाद। जय श्री राम। बाय बाय।